उस क्लब को मैं संबोधित करने आया हूं, जिसका नाम है रोटरी क्लब 3142। ललित जी, आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद मंच पे। बहुत ही आदरणीय डीजी साहब श्री कैलाश जेठानी जी, आदरणीय हरीश जी, इवेंट चेयरमैन, जिन्होंने कोविड में भी बहुत सेवा करी इस क्षेत्र में, मैंने उनका स्टोरी को देखा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विरल वीरा जी, मेरी बहन रोटेरियन बबली जी, जिन्होंने सबसे पहले मुझे मुंबई में इंट्रोड्यूस किया था परेल में, और उसके बाद ऐसी लहर चली कि दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में रोटरी वाले मुझे मान और सम्मान दे रहे हैं। और स्पेशल थैंक्स करता हूं मैं आदरणीय सतीश जी माने जी, जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखा दिया। मैंने मना कर दिया था, मेरी गलती थी, लेकिन वो जेन्युइन बात थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भारत सरकार मुझे एक ऐसे कमीशन में सेवा का मौका देने जा रही है। तो मैंने कहा जी मैं नहीं आ सकता, मीटिंग्स चल रही थी। तो इन्होंने कहा जी शंटी जी आपको आना पड़ेगा किसी भी तरीके से। तो मैंने अप डाउन सेम डे करने का प्लान किया, और मैं सतीश जी के कहने पर यहां पे आपके मंच पे हाजिर हुआ एकदम से। और सबसे बड़ा मैं सैल्यूट करता हूं हमारे देश के नायक, आपके नारगिल के नायक दीपचंद जी, हमारे हीरो, जो हमारी शान हैं, आन हैं, बान हैं। और उनकी बातों से जो बात निकल के आई वो यही निकली कि सिविलियन भी सोल्जर के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि हर वक्त तो लड़ाई नहीं लगेगी देश में। लड़ाई का रूप अलग अलग होगा। या तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, क्राइम के खिलाफ लड़ेंगे, समाज की उन कमियों के खिलाफ लड़ेंगे जो वक्त आपको सिखाता है। शहीद आजम भगत सिंह जी ने भी तो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, जब उन्होंने जेल के अंदर कहा कि गोरों को अच्छी और भारतीयों को, कालों को रोटी गंदी क्यों दी जाती है। इस लड़ाई के लिए उन्होंने लाहौर जेल में 123 दिन तक भूख हड़ताल की। वो उस लड़ाई का समय था। करगिल के समय शहादत की लड़ाई का समय था। 1947 में पार्टीशन का एक वो समय था, और उसके बाद चाइना के वार का भी एक लड़ाई का समय था। हर लड़ाई का एक रूप अलग था। लेकिन देश के अंदर भी कभी इतनी बड़ी लड़ाई आ सकती है कि हम अपनी ही कमियों से हार जाएंगे, अपने ही हमारे को हरा देंगे। ऐसा नहीं सोचा था हमने, कभी नहीं सोचा था। लेकिन कोविड ने ये हमको सिखा दिया, ये हमको बता दिया कि आप कुछ नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। बहुत बड़े करोड़पति हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, बच्चे बहुत बड़े बड़े अमेरिका, लंदन, कनाडा में हैं। जैसे जानवर को रोटी दी जाती है, ऐसे उन दिनों थाली आती थी दरवाजे के नीचे से। कोई नहीं कहता था मैं करोड़पति हूं। वो वक्त फिल्म का वो नगमा था ना, वक्त की हर शय गुलाम, उसका एक अंतरा था। आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। ये मिजाज ही तो बदला कि जिसने हमारे को हमारी औकात सिखाई। और हम बहुत ऊंची ऊंची बातें करते थे, हवा में उड़ते थे। मेरा बेटा लंदन में है, मेरा बेटा अमेरिका में है। हाथ लगाने से मना कर दिया जी। सामने लाश पड़ी होती थी बाप की, सामने किसी ने कह दिया मैं बीमार हूं,
किसी ने कहा मुझे डर लगता है, आप ले जाइए अंकल जी लाश को। उस समय मुझे गुरबानी की एक तुक याद आती थी बार बार, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख से ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। बेटा मेरी वो वीडियो चला दो बैकग्राउंड वाली, आपको एक वीडियो दीजिए पीछे चलाने के लिए। हाँ ठीक है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा बुरा वक्त भी आ सकता है कि जब एक बच्चा मुझे कहता है बेटा कि पिताजी की बॉडी ले जाइए, और मैं उसकी मजबूरी देख के लेके जाता हूं, और वो कहता है अंकल एक मिनट दर्शन करा दीजिए, तो मुझे लगता है शायद उसके दिल के अंदर भावना जाग गई है, पिता की ममता जागी है। और मॉर्चरी बॉक्स खोल के मैं कहता हूं बैग में से दर्शन कर लीजिए, तो उसने कौन से दर्शन किए पता है? या तो उसने बाप की अंगूठी उतारी, या मां की बहलियां उतारी, और कईयों ने तो अंगूठे भी लगवा लिए। आपने कुछ नहीं देखा है, आप लोग टीवी पे देखते थे, सोशल मीडिया पे देखते थे, लेकिन हमने जब शमशान के अंदर रह के देखा, वो 12 अप्रैल से लेके 20 मई तक का समय, मुझे नहीं पता मुंबई में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली जैसी राष्ट्रीय राजधानी, जहां पर कहते हैं कि बिजली फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो, बस में फ्री चढ़ जाओ महिलाएं, सांस फ्री नहीं थी, ऑक्सीजन फ्री नहीं थी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, एक रात के अंदर 25 लोगों का मर जाना, एक रात के अंदर विदाउट ऑक्सीजन। बत्रा हॉस्पिटल का चीफ डॉक्टर खुद मर जाना विदाउट ऑक्सीजन। इससे हमें शिक्षा मिलती है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यह भी एक लड़ाई थी, उस लड़ाई में हम हारे। अगर दिल्ली के अंदर उस समय मिलिट्री नहीं उतरती और होम मिनिस्टर खुद सड़क पे नहीं उतरते, तो शायद दिल्ली की सड़कों पे पटरियों के ऊपर लाशें पड़ी होती। मैंने अपने जीवन में दूध की लाइन लगते हुए देखी है, राशन की लाइन लगते हुए देखी है, थिएटर पे लाइन लगती हुई देखी है। शमशान घाट पे लाइन लगती हुई कभी नहीं देखी थी, वो अपनी आंखों से देखी है। और एक दिन में मैंने मैक्सिमम 26 अप्रैल को 176 डेड बॉडी एक क्रिमेशन ग्राउंड में अपने हाथों से क्रिमेट करवाई हमने। इतना भयानक समय था। आप लोग सेवा करते हो, जज्बा है आपके अंदर, और ये निश्चित है कि उस समय अगर देश के अंदर जब कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा था, चाहे वो इलेक्टेड पर्सन था, चाहे वो सिलेक्टेड पर्सन था, चाहे वो ऑफिसर था, सबने फोन बंद कर दिए। एक ऐसा भी समय आया, उस समय में आप जैसी एनजीओस, आप जैसे रोटेरियंस, शहीद भगत सिंह सेवा दल के वॉरियर्स अगर ये सड़कों पे नहीं आते तो शायद बहुत दयनीय स्थिति होती। और लोगों ने टोका भी हमको। मुझे मेरे दोस्तों के फोन आए, शंटी जी आप मौत से खेल रहे हैं यार। तो मैंने जो बात अभी भाई साहब बता रहे थे जाबाजी वाली, मैंने एक ही जवाब दिया। मैंने कहा यार हम 25 साल से ऑलरेडी 95 से काम कर रहे थे, एज ए मिलिट्री काम कर रहे हैं यार, फौजी की तरह हम, विदाउट एनी इंटरेस्ट और बिना किसी गवर्नमेंट के सहयोग के, ना दिल्ली गवर्नमेंट से ना भारत सरकार से हमने 2 रुपए नहीं लिया आज तक। इतनी सारी एम्बुलेंस की लाइन लगा रखी है दिल्ली में डेड बॉडी उठाने की। और आज देश के ऊपर इतना बुरा समय आया है, तो घर में जाके सो जावे और मर जावे तो शहीद कैसे कहलाएगा? नायक साहब, उसको तो युद्ध में लड़ना पड़ेगा, शहादत वहीं पे होगी तभी तो शहीद कहलाएगा। और हमारा युद्ध था, मैदान था शमशान घाट। जब लता जी की डेथ हुई, मैं संस्कार पे आया, मुझे शाहरुख खान मिले और भी 5-6 लोग खड़े थे। कहते शंटी जी अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। मैंने कहा जी आप मुझे जानते हैं? तो जैसे अभी नायक साहब कह रहे थे
कहते जी जब सबकी शूटिंग हमारी बनती, आपकी शूटिंग तो देखते थे हम सोशल मीडिया पे और टीवी पे। तो मैंने एक जवाब दिया उनको, मैंने कहा जी आपने मुझे सारा सारा दिन देखा, सारी सारी रात देखा, कई दिन तक देखा, लेकिन 2-2 मास्क में देखा, ऊपर चश्मा लगाए हुए देखा, लेकिन आपने मुझे नहीं देखा कि मैं दिन में 15 से 20 बार रोता भी था। और उसकी वजह थी कि जब मैं लाचार और मासूम बच्चों को देखता था कि 12 साल का बच्चा अपने बाप की लाश लेके अकेला आ रहा है हमारी एम्बुलेंस में, कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा, कोई पड़ोसी नहीं आ रहा, और उस बच्चे को मैं जब भी डाल के कहता हूं बेटा मैं तेरे बाप के समान हूं। अब एक बच्चे को क्या पता शमशान क्या होता है, दाह संस्कार क्या होता है, लाश क्या होती है, और मैं सारा उसका क्रियाक्रम कराता हूं। अब और ज्यादा जलालत की बात यह हुई कि 1 हफ्ते के बाद वही बच्चा उसी एम्बुलेंस में अपनी मां की लाश लेके आता है, 1 हफ्ते बाद, और मां की बॉडी के साथ लिपट जाता है, उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और मैं फिर जाके उसको गले लगाता हूं। वो बच्चा मुझे कहता है, उसको लगता है कि दिल्ली में सब मर रहे हैं, अंकल मेरे पापा मर गए, मेरी मां मर गई, मैं भी मर जाऊंगा क्या, बोले ये अल्फाज उसके थे। मैंने उसको सीने से लगा लिया, जकड़ लिया, मैंने कहा यार बेटा मेरे बच्चे तो नहीं मरेगा, हम तेरे साथ हैं। लेकिन उस समय हमारी आंखें नहीं रुकती थी, मैं सच्ची कह रहा हूं मैं आपको, मैं कई चैनल पे मेरे से रहा नहीं गया इस बात को। एक मां को मैंने देखा जो मेरे शमशान के बाहर बैठी है आके, मैंने कहा माता जी मैंने आपको 8 दिन पहले भी देखा था। एक बात ने उसको मुझे झकझोर दिया मां की कि बेटा आज मैं दोबारा विधवा हो गई हूं। मैंने कहा माता जी क्या अल्फाज कह रहे हैं आप। कहती बेटा जब मैं पहले आई थी यहां पे 8-10 दिन पहले, उसने मेरे पति की डेथ हुई थी, वो 55 साल के थे। मेरा एक ही बेटा जो 25 या 26 साल का था, ऐसे कुछ बताया उन्होंने। मैंने सोचा कि पति नहीं है तो यही मेरा पति है, यही मेरा बेटा है, मुझको पालेगा। आज वो भी चला गया बेटा, मैं दोबारा विधवा हो गई हूं। उस समय हम नहीं रोक पाते थे अपने आप को, सच्ची कह रहा हूं मैं आपको। मैं अभी भी वो वीडियोस देखता हूं रात को, मेरे पास 1,500-2 हजार वीडियो हैं, वो सारी बातें आ जाती हैं, ये रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं। मैं अभी बैठा बैठा एक वीडियो देख रहा था, मेरी बच्ची की याद आ गई, शिवानी नाम था उसका। मुझे फोन करती है कि अंकल मेरे पापा की डेथ हो गई, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, मैं लेने आ जाऊं, कैसे करूं। मैंने कहा मैं एम्बुलेंस भेजता हूं बेटा। थोड़ी देर बाद वो बच्ची मेरे सामने आके बैठ जाती है पीपी किट में, शमशान घाट के बाहर। कहती अंकल मैंने फोन किया था। मैंने कहा बेटा बोलो, क्या होंडा सिटी में। अब उस बच्ची ने जो बात बताई मेरे को जनाब, कहती अंकल मैं 12 बजे रात को अपने पापा को लेके इसी कार में एक सिलेंडर लेके, उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, और 13 हॉस्पिटल्स में गई हूं। सुबह के 5 बज गए, एडमिट करना तो दूर की बात है, हॉस्पिटल में जैसी घुसती थी लोग आ जाते थे, आगे बैरिकेड लगा देते थे, नहीं 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 यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, कोई बेड खाली नहीं है। कहती इसी काम में मेरे पापा चले गए 5 बजे, और उसमें 5 बजे के शाम के 4 बज गए हैं। उसके बाद मैं शमशान घाट ढूंढ रही हूं, मैं 11 शमशान घाट पे भी घूम के आ गई हूं। जब मेरे पापा जिंदा थे तो हॉस्पिटल नहीं मिला, और जब पापा चले गए हैं तो शंटी अंकल मुझे अब शमशान घाट नहीं मिल रहा है, मैं कैसे करूं। सॉरी, उस बच्ची की बात ने मुझे स्कोर के रख दिया कि मैं कहां खड़ा हूं दिल्ली के अंदर, मैं घर नहीं जाऊंगा। मैंने निश्चय कर लिया। वो 22 दिन मैंने शमशान के अंदर जो बिताए, वहीं मैं एम्बुलेंस में कभी लेट जाता था, रोटी खाने को दिल नहीं करता था। मैं बिल्कुल जैसे फौजी साहब, फौजी बता रहे थे ना भाई साहब, फौजियों का काम था, वो काम ने शुरू कर दिया। लेकिन 3 चीजें देखी जी कोविड में हमने। आप जैसे अच्छे लोग देखे, ऐसे भी लोग देखे जो शमशान पे मुझे चाय पिलाने आते थे, ऐसे भी लोग देखे मैंने जो मुझे आके कहते थे शंटी जी लकड़ी की जरूरत हो तो बता देना, क्योंकि लकड़ी खत्म हो चुकी थी शमशान घाट पे।
एक अपील डाली मैंने, एक अपील फेसबुक पे, और 1.5 दिन के अंदर 500 टन लकड़ी मेरे शमशान घाट के बाहर पड़ी थी। ये आप जैसे लोगों की कृपा से था, ये हमारे देशवासियों का। एक तरफ कहर देखा, दूसरी तरफ प्रशासन की नाकामियां देखी, तीसरी तरफ आप जैसे लोग देखे, और जो चौथी चीज देखी वो जरूर बताऊंगा मैं, क्योंकि अब तो मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आ गया हूं ना, वो जरूर बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एक बात बताता हूं। अभी आपने एक सीन देखा होगा, जब मेरी वीडियो चल रही थी, मैं घर के बाहर खड़ा हूं, कुछ एम्बुलेंसेस आ रही हैं, कमिश्नर आ रहे हैं, मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं। तब मैं कोविड से ठीक होकर निकला था। मैं, मेरे दोनों बेटे, मेरी मिसेस सब सीरियस हो गए। मेरी ऑक्सीजन ना बराबर, मेरा बीपी 35, कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं, ईश्वर पे छोड़ दिया हमने। मेरा बेटा वेंटिलेटर पे, मेरा बेटा लंदन से मास्टर करके आया डिजास्टर मैनेजमेंट में, जोजीत। सारे बच गए जी। बच के जब नीचे उतरे 14 दिन के बाद घर से, तो ये ऐसे स्वागत हुआ। मीडिया ने मुझसे पूछा कि शंटी जी, अब आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है? तो मेरा एक जवाब था, मैंने कहा जी, मैंने एक फौजी की बात सुनी थी करगिल की लड़ाई के बाद, जिसकी एक आंख चली गई थी, और उसने मीडिया का इंटरव्यू दिया था। मीडिया वाले उससे पूछ रहे थे कि आपका जज्बा बढ़ा है या कम हुआ है, आपकी तो एक आंख ही चली गई। तो उन्होंने बहुत जबरदस्त जवाब दिया जी। कहते जी, मैं पहले भी सीमा पे बैठ के एक आंख से गोली मारता था दुश्मन को, एक आंख बंद करके, अब तो परमानेंट बंद हो गया, चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। मैंने कहा जी, मेरा भी वही हाल हुआ है। अब हमारा हौसला खुल गया है, हम सारे कोविड में चले गए, वापिस आ गए, मेरा एक ड्राइवर भी शहीद हो गया, अब नहीं पीछे हटेंगे। अब तो हमें और एम्बुलेंस लानी है और दब के काम करना है, दब के सेवा करनी है। लेकिन मैं जिस बात को बताने जा रहा था कि एक तरफ आप सेवा कर रहे हैं, एक तरफ लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में, हमारे देश में एक ऐसा तबका भी खड़ा हो गया राष्ट्रीय राजधानी में, दिल्ली में, कि प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने धंधा बना लिया। 25-25 लाख रुपए का बिल लेके, जिस बीमारी का इलाज नहीं है जी, 700 रुपए की, 500 रुपए की पीपी किट, 7,000 रुपए की, 8,000 रुपए की, 25 लोग अगर आईसीयू में हैं, एक डॉक्टर साहब अंदर जा रहे हैं, तो 25 के 25 लोगों को चार्ज लगा दिया जाता था। एक डॉक्टर साहब आए थे ना देखने आपको, चलो जी 8,000, 7,000 ऐसे। आप बिलीव नहीं करेंगे जो जलालत हमने आंखों से देखी। एक 500 का ऑक्सीजन सिलेंडर दिल्ली वाला, दिल्ली में 50,000 का बिका। 1000 वाली एम्बुलेंस 50,000 में नहीं मिली लोगों को, और लाश जलाने के लिए भी ब्लैकमेल हुई। बहुत से शमशान घाट पे जो 3, 4, 5,000 का खर्चा है, इसके 1-1 लाख रुपए लिए लगेंगे। मुझे प्राउड है, मैं सिख हूं, जैसे एक मिलिट्री वाले को प्राउड होता है ना, तो मैं भी तो एक मार्शल हूं, मार्शल कौम से हूं। लेकिन मैंने कभी इस चीज पे गुमान नहीं किया था जी, पर मुझे 2 बार हो गया जी गुमान। मुझे शेयर करनी चाहिए बात है दिल की, कि जब मुझे एक टेलीविजन चैनल से फोन आया कि शंटी जी, एक लाश द्वारका में पड़ी है 4 दिन से, बहू अपने ससुर की बॉडी के पास बैठी है, कोई साधन नहीं है उसके पास, बेटा उनका कनाडा में है। मैंने एड्रेस लिया, हम गए वहां पे, बॉडी को हमने सैनिटाइज किया, पैक करा, सिस्टम था हमारे पास सारा। नीचे लेके आए, वो बहन जी मेरे साथ अकेली आई, एक बिल्डिंग में से माता जी आ गए। अब वो लेडी हल्का सा रो रही थी, तो माता जी क्या कहते हैं उनको कि बेटा अब क्यों रो रही है, अब सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो जब उस बहन ने जो बात बोली, उसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मुझे अपने आप प्राउड भी हुआ थोड़ा सा। जो उन्होंने बात कही, कहती माता जी, ये आंसू पापा की डेथ के नहीं है, वो तो सूख चुके हैं, 4 दिन से मैं रो रो के आंसू सूख चुके हैं। ये इस बात के आंसू हैं मेरी आंखों में कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के अंदर जब दिल्ली की सारी सरकार फेल हो गई, एक सरदार मेरे काम आया और मेरे बाप को लेके जा रहा है आंसू उठा के। सत श्री अकाल। बड़ा अपने आप को लगा जी। और दूसरी बार मुझे गुमान तब हुआ
कि जब मैं अभी आपने देखा अवार्ड लेने गया कि 135 करोड़ की आबादी हमारे देश की, 135 करोड़ की, और 102 लोगों को चुना गया पद्मश्री के लिए, और जितेंद्र सिंह शंटी उसमें अकेला बैठा है पगड़ी वाला। ये भी तो कृपा है, ये भी तो भारत माता के जय हुई ना जी। 26 अप्रैल मैं जब शमशान घाट में काम कर रहा था रात के 2:30 बजे, अच्छा फोन बड़े आते थे दिन में कि शंटी जी जरा संस्कार जल्दी करा दीजिएगा, मैं फलाना IAS बोल रहा हूँ, मैं IPS बोल रहा हूँ, फलानी मिनिस्ट्री से बोल रहा हूँ। 15-20 लोग ऐसे भी होते हैं जिनका आउट ऑफ दी वे हम करा देते थे। 2:30 बजे मुझे फोन आया रात को, ड्राइवर साहब कहते हैं आके कि सर वो कह रहे हैं कि हम PM हाउस से बोल रहे हैं। तो दिल में वही आवाज आई कि कहीं ना कहीं से सिफारिश और आ गई है। मैंने कहा अच्छा फोन मेरे कान पे लगा दीजिए, मेरे हाथ सब पूरी तरह से लिबड़े हुए थे। मैं हूं सिख लेकिन मैंने ब्राह्मण वाला काम किया जी। शमशान में मैंने 50-60 बॉडी अपने हाथ से जला देता था रोज में, क्योंकि उनको चारा भी नहीं था। अब देखिए फोन मेरे कान पे है और मैं थर थर कांप रहा हूं, जो आवाज आती है मुझे उधर से, और मैक्सिमम 1.5 या 2 मिनट की बात है कि शंटी जी हम आपको लाइव देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, सारा देश आपके साथ है, आप इसी तरीके से सेवा करते रहिए, जय हिंद। और आवाज थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। एकदम मेरा जैसे कहते हैं ना कि सिहर गया, मैं स्तब्ध रह गया। अभी यार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे प्रधानमंत्री रात के 2:30 बजे फोन कर रहा है। एक माइक्रो लेवल पे वो वॉच करते हैं, देख के भी नीचे क्या क्या हो रहा है। और अगले दिन सुबह तो फिर लाइन ही श्री वेंकैया नायडू जी का फोन आया, और उन्होंने जो बात कही, क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, मेरे को जानते पीछे से हैं, तो उन्होंने क्या कहा, कहते शंटी जी हम देख रहा है आपको शमशान घाट में टीवी में, हम सुनता था कि गुरु गोविंद सिंह जी कहते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज हम टीवी पर लाइव देख रहे हैं कि जो हो रहा है रियली, मतलब उन्होंने ऐसा मेरे को भर दिया एकदम से। उसके बाद अक्षय कुमार जी का फोन आया। अक्षय कुमार जी ने हमें 2 एम्बुलेंस भी भेजी। आपके रोटेरियन मुंबई वालों ने एक एम्बुलेंस भेजी मुझे, ये बबली बहन जी की मेहरबानी से, क्योंकि 26 को आपको पता होना चाहिए कि अनाउंस होते हैं जितने भी ये पद्मश्री पद्म विभूषण होते हैं। और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का मुझे फोन आता है, बंधु, मुझे बंधु कह के बोलते हैं, शंटी जी बंधु क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी मैं तो सो रहा हूं, सर्दी थी दिल्ली में। अरे सोइए मत, उठिए, टेलीविजन लगाइए, राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री की लिस्ट में आपका नाम दे दिया है, जरा देखिए टीवी लगा के। मैंने उठ के ईश्वर को मत्था टेका। मीडिया ने आके मुझसे पूछा कि शंटी जी आपका कैसा लग रहा है? मैंने कहा ये अवार्ड जितेंद्र सिंह शंटी को नहीं मिला है, ये अवार्ड मेरे जांबाज उन ड्राइवर्स को मिला है जिन्होंने अपनी शहादत भी दी, शमशान घाट में लाशें भी लेके आए एक दिन के अंदर 200-200, और शमशान घाट पे काम करने वाले कर्मियों को मिला है, मेरे बेटों को मिला है, मेरी मिसिस को मिला है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरे साथ। शंटी को अकेले नहीं मिला है। और ये अवार्ड नहीं है, जिम्मेदारी है कि अगर आगे से कभी देश के अंदर कभी भी परमात्मा ना करे ऐसा जलजला आता है, तो इसकी वजह से ये हमारे लिए एक समझ लीजिए कि प्रतीक है कि हमने और सेवा करनी है। और जब मुझे कभी कोई फोन आता था रात को कि शंटी जी आप मौत से लड़ रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो मैं एक ही जवाब देता था, मैं कहा जी हम तो बचपन से गुरु गोविंद सिंह जी को देखा है, और एक जो मिलिट्री वाले बोलते हैं कि देश शिवा बरमोए है शुभ कर्मन ते कभो न टरो, न डरो अरसों जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हम तो जीत करने के लिए आए हैं, शमशान घाट में सिर्फ जीत के निकलेंगे, कोरोना को मार के निकलेंगे, निश्चय करके आए हुए ये। और ईश्वर ने शक्ति दी। पता नहीं लगा कि 4200 डेड बॉडीज हमारे हाथों से, हमें पता ही नहीं लगा, सच बोलूंगा आपको। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं लोगों का। जब हम हॉस्पिटलाइज थे, बाद में मैंने देखा कि 6.5 लाख से ज्यादा मेरे को मैसेजेस फेसबुक और फला फला पे आए हुए थे मेरे बेटे के लिए। मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ा, गुरुद्वारे में अरदास हुई, साईं बाबा के मंदिर जी में आरती हुई। और उसके बाद मुझे एक फोन आता है कतर से, दोहा कतर,
एक मुस्लिम लेडी का कि भाईजान मैं आपका नंबर गूगल से बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाई हूं, इजाजत हो तो एक बात करना चाहती हूं। मैंने कहा जी हुक्म करिए बहन जी। कि आज हम शाम को अपनी मस्जिद के अंदर एक इबादत की नमाज रखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत शक्ति दे और आप इसी तरीके से सेवा करते रहें। देखिए उसी वजह से शायद हम ये कर पाए, ये हमने कुछ नहीं किया, ये ऊपर वाले ने कराया है। और हम आप जैसे लोगों के कदमों के ऊपर चलकर, पदचिन्हों पर चलकर प्रयास करेंगे। रोटेरियंस जैसे अच्छा काम करते हैं, मैं और मेरा परिवार शहीद भगत सिंह सेवा दल इसी तरीके से काम करता रहे। और देखो जैसे मुझे आज एक बैनर मिल गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन का, और सबसे बड़ी आवाज उठाने जा रहा हूं, उसमें आप सबका भी साथ चाहिए होगा, आप लोगों के लेटर्स चाहिए होंगे, आप लोगों की एप्रिसिएशन चाहिए होगी, आप लोगों की रिकमेंडेशन चाहिए होगी। और वो बात मैं उठाऊंगा वहीं जाके कि पहली बात कि हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो किसी हॉस्पिटल को डेड बॉडी रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जब हॉस्पिटल को पता लग जाएगा कि इसके मरने के बाद पैसे नहीं मिलने हैं तो मरने में नहीं देंगे, बता दूं मैं आपको, निश्चित बता दूं मैं आपको। नंबर 1। नंबर 2, ये अपने मन की बात बता रहा हूं मैं, चाहे वो कोई सा भी स्टेट है, हॉस्पिटल में डेथ हो, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, डेड बॉडी को इज्जत के साथ घर तक पहुंचाना हॉस्पिटल की जिम्मेदारी होनी चाहिए। कोई अपनी गाड़ी लाने को कष्ट ना करे किसी प्रकार सा। 50-50 हजार रुपए देते हैं लोग इस बात का। और नंबर 3, किसी भी शमशान घाट के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और उसके पास कफन दफन के पैसे नहीं है, तो बिना किसी गारंटी के, बिना किसी एफिडेविट के एक फॉर्म पे साइन करे, उसकी दाह का संस्कार विधिवत होना चाहिए। उस आत्मा का, पूजनीय आत्मा का संस्कार नहीं रुकना चाहिए हमारे देश के अंदर। इस बात को मैं उठाऊंगा ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। अभी आज सोशल मीडिया में कुछ देख रहा था ना कि दिल्ली के अंदर एक एग्जीबिशन लगती है, आप ट्रेड फेयर, उसमें एक स्टॉल लगा हुआ है जी। आप में से किसी ने देखा आज? वो हाथ खड़ा करिए, देखिए कितनी बड़ी जलालत की बात है हमारे देश के अंदर कि ये ऐसे लोग जो 37,500 रुपया संस्कार का ले रहे हैं। आप डाल दीजिए उस फेसबुक पे, जो भी 37,500 रुपया डाल रहे हैं, लिख दीजिए कि कोई भी संस्कार हो, आप जितेंद्र सिंह शंटी को फोन कीजिए, निशुल्क कराएंगे, फ्री कराएंगे। हमारे देश में 37,500 किस लिए? माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं ना देश में, वो करवाएंगे, हम कराएंगे। हमारा फर्ज बनता है कि कोई 37,500 रुपये, यार मजाक समझते हैं आप? 37,000 एक रिक्शे वाले की डेथ हो जाए, जो किराए का रिक्शा चलाता है सर, उसके पास 300 रुपये नहीं होता सर, 200 रुपये नहीं होता उसके पास। आप 37,500 रुपये की बात कर रहे हैं, कितना बड़ा अमाउंट है। शायद एक गरीब आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, 50,000 में तो शादी कर देता है, बच्ची के हाथ पीले कर देता है जी, और वो लाश लेके घूमेगा। ये बड़ी शर्म की बात है। ऐसी चीजों के ऊपर बैन लगाना चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए। मैं देख रहा था कई लोग आगे आगे उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे उस पर कमेंट्स दीजिए आप कि आप बहुत जलालत का काम कर रहे हैं, आप एग्जीबिशन कैसे लगा रहे हैं उस बात की, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को। और सच्ची में बता दूं, क्योंकि मैं तो शमशान से संबंधित हूं 27 साल से, मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा जो है एक शमशान घाट का 5,000 रुपये का, 6,000 का लगा लो, चलो पंडित जी को देके आप किसी को एम्बुलेंस भेज दो, 7,000 रुपये लगा लो, यानी 30,000 रुपया। अभी तो कोविड नहीं है, आप सरेआम ब्लैक कर रहे हो, इसके ऊपर तो एक्शन बनता है जी, सीधी सी बात है। तो मैं ऐसी बातों को उठाने का प्रयास करूंगा। मुझे मौका ईश्वर ने दिया है, माननीय भारत सरकार ने दिया है, मैं दब के उठाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और मैं यही कहूंगा कि चूंकि जब ये कोविड आया था तो हम कई जगह रिश्ते भी भूल गए थे, लेकिन हम धर्म भी भूल गए थे। ये लगता था कौन जान बचा रहा है, क्योंकि जब हमारा बुरा वक्त आता ना, वैसे तो हम पानी नहीं पीते, हम कहते हैं यार ये तो फला है जी, ये फलाना जात का है, लेकिन खून लेना हो तो कहते हैं किसी भी जात का दे दो, जान बचानी है। इसी प्रकार कोविड में भी जान बचा रहे थे हम। तो मैं यही कहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की। कैमरामैन साहब थोड़ा ऑडियंस भी दिखा दो भाई, आप तक कैमरा हिला ही नहीं बिल्कुल ही। बहुत खूब, बहुत खूब।